नमस्कार मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पूरे 1 वर्ष का करंट अफेयर हर एक मंथ का आप लोगों से मैं चर्चा विमर्श कर रहा हूं। आपको मैं फिर से बता दूं कि मैं मई 2021 का करंट अफेयर का पार्ट 1 चर्चा कर चुका हूं। आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। आप लोगों का क्लासेस यूट्यूब पर उपलब्ध है। जल्द ही आप लोगों का 1-2 दिन में प्लेलिस्ट बन जाएगा, जहां से आपको आसानी होगी क्लासेस देखने को में। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक बात कहूँगा कि डेली लाइव रहें और जो करंट अफेयर पढ़ाएं उसी दिन ख़त्म कर लेंगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा भार नहीं रहेगा। तो मई 2021 के करंट अफेयर में मैं फर्स्ट पार्ट ले चुका हूं, जिसमें आपको जीएस पेपर फर्स्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर था वो चर्चा कर चुका हूं। अब आपका जीएस पेपर सेकेंड अर्थात कि इंडियन पॉलिटी से जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उस पर मैं चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद थर्ड में। तो दोस्तों, आप करें विश्वास, हम दिखाएं नया मार्ग। आपको पूरे 1 साल की करंट अफेयर का निचोड़ हमारे माध्यम से क्रैकेडमी चैनल पर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी बिल्कुल तैयार रहें, इस बार यूपीएससी पार। ठीक है दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कराएं। ठीक है, सभी लोग जल्द से जल्द शेयर कर दें। मई 2021 पार्ट 2 आपके करंट अफेयर की चर्चा शुरू होगी। आपको एक जानकारी दे दूं, जिनको पीडीएफ प्राप्त करना हो, क्लासेस फ्री है लेकिन पीडीएफ का चार्ज है 499 रुपये। जिनको चाहिए वह बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। पूरे 1 साल का करंट अफेयर उनको मिल जाएगा। आपको एक और जानकारी दे दे, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसकी फीस 16,999 है, लेकिन 10 मई के अंदर एडमिशन लेने वालों को 3,000 ऑफ है। कोई भी इंक्वायरी करना हो तो कॉल नंबर यहाँ पर उपलब्ध है। आप लोग मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर क्रैकेडमी लिखेंगे और आप क्रैकेडमी चैनल को प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप मेरा ऐप जरूर डाउनलोड करें। मेरा न्यू बैच जीएस का प्री कंबाइंड मेंस नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम ज़्यादा समय न खराब करते हुए अपने करंट अफेयर पर आते हैं और इस बार यूपीएससी पार करना है। सभी लोग मिलकर तैयार हो जाएं। अधिक से अधिक आप लिंक को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए। हर एक स्टूडेंट 10 सब्सक्राइबर डेली आप कराएं। आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आप थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कर दें। और आप लोग क्लासेस खत्म होने के बाद कमेंट बहुत कम करते हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए कि आपको क्लासेस कैसा लगा, आखिरकार मुझे और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। आप लोग हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव को हम बिल्कुल स्वीकार करेंगे अगर वह एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए हम अपने पार्ट 2 मई 2021 के पार्ट 2 करंट अफेयर में फर्स्ट चर्चित मुद्दा जो था, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग। कोविड-19 का दौर था, कोविड चारों तरफ दिल्ली में हाहाकार मचा रहा था। उसी दौरान कुछ एमएलए जो थे वो राष्ट्रपति शासन की मांग किए थे। आइए जानते हैं, हाल ही में कोविड-19 मामलों की संख्या में भारी वृद्धि को देखते हुए दिल्ली में आपके आम आदमी पार्टी का सरकार है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जो चर्चा करेंगे वह महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि न तो वह खुद और न ही सरकार कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों को कोई मदद कर पाने में सक्षम है। अर्थात कि वह जो शोएब साहब थे वह खुद नहीं कर पा रहे और न ही सरकार कोविड-19 की दूसरी लहर को सामना करने में असक्षम है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। आइए जानते हैं वर्तमान स्थिति पर हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां। ठीक है,
आखिरकार हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणियां की थी, आइए इसको जानते हैं। तो कोविड-19 से संक्रमित मरीज की मृत्यु पर वेदना व्यक्त करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य अर्थात कि दिल्ली नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करने में विफल हो चुका है। जो नागरिकों के जीवन का अधिकार है उसको बचा पाने में असक्षम दिखाई दे रहा है। उक्त मरीज का परिवार पिछले 3 दिनों से आईसीयू बिस्तर के लिए विनती कर रहा था। अदालत ने यहां पर भी कहा कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 21, अब देखिए अनुच्छेद 21 आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ ना, तो इसके अंतर्गत प्रत्याभूत क्या चीजें हैं, नागरिकों को जीवन का अधिकार, इसकी रक्षा करने में आपका जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो विफल हो चुका है। भारतीय संदर्भ में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के आर्टिकल 356 में चर्चा की गई है, याद रखना। और इसके अनुसार राष्ट्रपति इस तथ्य से संतुष्ट होते हैं कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला पा रही है, तो अनुच्छेद 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्य सरकार को निलंबित कर सकते हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना यहां पर अदालत ने क्या कहा। अदालत ने पहली चीज आर्टिकल 21 का हवाला दिया और कहा कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वह नागरिकों को जीवन का अधिकार की रक्षा करने में विफल हो गया है। और यहां पर आर्टिकल 356 जान लीजिए क्या है, तो भारतीय संदर्भ में राष्ट्रपति शासन जो है उसकी चर्चा आर्टिकल 356 में है। और इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस तथ्य से संतुष्ट हो गया है कि राज्य में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के जो प्रावधान है उसके अनुसार शासन चला पाने में असक्षम दिखाई दे रहा है, तो आर्टिकल 356 के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्य सरकार को निलंबित कर देगा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसे राज्य आपातकाल अर्थात किसको कुछ और नाम से भी जानते हैं, एक राष्ट्रपति शासन हो गया, एक राज्य आपातकाल स्टेट इमरजेंसी, अथवा इसको संवैधानिक आपातकाल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। आर्टिकल 356 जब लागू होता है दोस्तों, तो राज्य में कोई मंत्रिपरिषद नहीं होती है, ये भी स्मरण में अपने रखे रहिएगा। मंत्रिपरिषद जो होती है वो निलंबित हो जाती है। राज्य का प्रशासन सीधे कौन करेगा, तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में आ जाता है और भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल, जो राज्यपाल होता है, राज्य के प्रशासन का संचालन करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन के लिए संसदीय अनुमोदन और अवधि को जान लेते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो लागू करने की घोषणा जो है उसको संसद के दोनों सदनों द्वारा, अर्थात कि संसद के दोनों सदन, एक लोकसभा और एक आपका राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, तो दोनों सदनों के द्वारा इसे जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर, जैसे जारी हुआ उसके 2 महीने के भीतर अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता होती है। अनुमोदन, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन सदन में साधारण बहुमत, अर्थात कि यह जो कार्य होगा वह किस आधार पर होगा, साधारण बहुमत से हो जाएगा दोस्तों, ये भी अपने स्मरण में रखना। साधारण बहुमत से, अर्थात कि सदन के उपस्थित, सदन में जो उपस्थित हैं और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से यह हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने माह के लिए वैध होता है, तो कोई भी राज्य है उसमें राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए वैध होता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इसे प्रति 6 महीने में संसद की, अर्थात कि यही दोनों सदनों से मंजूरी के साथ अधिकतम 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। स्मरण में रखे रहना, वरना यह मत बोलना कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, सभी ध्यान रखना। अब राज्यपाल की रिपोर्ट के कुछ जान ले, तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगा है, तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन है, राज्यपाल है।
तो राष्ट्रपति को राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने अथवा इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला पा रही है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, यह राज्यपाल रिपोर्ट देगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का निरसन, तो राज्य में जारी राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द की जा सकती है। किसके द्वारा? याद रखना, फिर से रिपीट करो, एक बार कमेंट लिख कर भेजो, एक बार सभी लोग कमेंट लिख के भेजो। क्या चीज मैंने बताया? राज्य में जारी राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय रद्द की जा सकती है। इसके लिए किसी भी प्रकार की संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो निरसन के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लागू करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? चलिए आइए, होमवर्क आपका आ गया। आपके बचपन में आपको लेकर चल रहे हैं होमवर्क की ओर। तो राष्ट्रपति शासन लागू करना याद कर लेना, संबंधित प्रावधान, राज्यपाल की रिपोर्ट, निरसन और राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य विधायिका की स्थिति, ये आपका होमवर्क है और इस होमवर्क को आपको करना है। हम टीचर है ना, तो टीचर जब होमवर्क दे तो ईमानदारी से कर लेना, नहीं तो पछताना आपको ही पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि आप पछताएं। आइए सेकंड करंट अफेयर की ओर हम लोग पूरे एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे और बड़े साधारणतः शब्दों में चीजों को समझते हुए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 का सब क्लॉज 3 चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा? तो केरल में नई सरकार के ऑनलाइन शपथ ग्रहण की मांग जोर पकड़ती जा रही है और इसके साथ ही न्यायविदों ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से सत्ता ग्रहण करने में सरकार के लिए कानूनी रूप से कोई बाधा नहीं है। तो आइए जानते हैं इस विषय में। तो इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 164 का सब क्लॉज 3 आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 3 के अनुसार किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, कोई भी मंत्री हो वह अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल जो होता है वह तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। आप लोग अनुसूची 3 अपने स्मरण में रख लीजिए। अनुसूची 3 शपथ से है, ठीक है, और ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 164 सब क्लॉज 3 के तहत किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल जो है तीसरी अनुसूची के तहत उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ऑनलाइन माध्यम से शपथ ग्रहण आयोजन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि संविधान में भौतिक माध्यम से शपथ लेने पर कोई जोर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चल आवश्यकता, तो भारतीय चिकित्सा संघ सहित कई संगठनों ने कोविड-19 के खतरनाक प्रसार के मद्देनजर शपथ ग्रहण हेतु ऑनलाइन माध्यम का समर्थन किया। उस दौरान कोविड-19 का प्रकोप इतना ज्यादा था, बहुत ज्यादा लोग इस संक्रमण से प्रभावित हो रहे थे, जहां पर ऑफलाइन माध्यम से शपथ ग्रहण समारोह आयोजन कर पाना असंभव दिखाई दे रहा था। इससे एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने की संभावना थी, क्योंकि भारतीय चिकित्सा संघ ने एक अलर्ट जारी कर दिया था और अलर्ट जारी होने के बाद भी आप अपने आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कई लोगों को खतरे में डालना यह गलत प्रक्रिया है। इसके अलावा संविधान के निर्माताओं ने ऑनलाइन दुनिया के आगमन की कल्पना नहीं की थी, क्योंकि संविधान निर्माता को इस खतरनाक संक्रमण का उनको एहसास नहीं था।
कि ऐसा खतरनाक संक्रमण आ जाएगा जहां पर लोगों को कई गज दूरी बनाकर रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनकारी व्यवस्था को स्थान दिया था। इसलिए संविधान में मंत्रियों के पद ग्रहण करने के तरीके के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था कि मंत्रियों के पद ग्रहण करने की प्रक्रिया भौतिक ही हो कि अभौतिक हो। वह इस तथ्य पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं किए थे। तो कैबिनेट मंत्रियों से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो ध्यान में रखना। होमवर्क आ गया, प्रीलिम्स फैक्ट्स होमवर्क तैयार। चलिए सभी लोग एकदम तैयार हो जाओ, अपने बचपन में आ गए। कैबिनेट मंत्रियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान ये याद कर लीजिएगा, उनके उत्तरदायित्व, विशेषाधिकार, एक ये आपका आर्टिकल 164, ठीक है, आप अपने स्मरण में रख लीजिए। सेकंड करंट अफेयर यहीं पर समाप्त हुआ। आइए चलते हैं अपने तीसरे करंट अफेयर की ओर। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सभी लोग कर दीजिए जितना हो सके, और सभी लोग अधिक से अधिक प्लीज तुरंत क्लास देख रहे हो तुरंत सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। जितने आपके ग्रुप हैं आप लोग तुरंत का तुरंत अपने स्टेटस पे लगा दो, स्टेटस पे लगा दो, तुरंत व्हाट्सएप के स्टेटस में आप लगा दो, अधिक से अधिक आप शेयर कर दो, और हर एक बंदा क्लास के बाद कमेंट करना ना भूले। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना ज़्यादा हो सके प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कराएं अपने घरों के मोबाइल से, चाहे जैसे। आइए भारतीय संविधान का आर्टिकल 311 के विषय में जानते हैं। क्या यह है आर्टिकल 311? आइए जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों। चलिए, क्यों चर्चा में रहा, हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के एक निलंबित अधिकारी को मुंबई पुलिस आयुक्त ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी के तहत बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों अब आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो गया है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो ना, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो और उससे संबंधित करंट अफेयर और मेरे नजरों से गायब हो जाए असंभव, तो आपके नजरों से भी गायब नहीं होना चाहिए, इसलिए इस करंट अफेयर पर फोकस करना है। आइए जानते हैं लोक सेवकों के लिए प्राप्त संरक्षोपाय चर्चा में क्यों है, ये आपको अब पता चल गया। महाराष्ट्र पुलिस के एक निलंबित अधिकारी को मुंबई पुलिस आयुक्त ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी के तहत बिना विभागीय जांच, ये कोई भी विभागीय जांच नहीं हुआ और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आइए लोक सेवकों के लिए पर्याप्त संरक्षोपाय के विषय में जानते हैं। तो आर्टिकल 311 के सब क्लॉज 1 के अनुसार किसी लोक सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पद से हटाया नहीं, पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा। ये क्या कर रहा है आपका आर्टिकल 311 का सब क्लॉज 1, मेरे साथ आप पढ़ो एक बार। किसी लोक सेवक को, आप मान लो कि सिविल सेवक बन गए अधिकारी, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा उसको पद से नहीं हटाया जाएगा। याद रखना आर्टिकल 311 का सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, इसके अनुसार किसी लोक सेवक को उसके विरुद्ध आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्त अवसर दिए बगैर उससे पदच्युत अथवा पद से नहीं हटाया जाएगा या ओहदे में अवनत नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर मुंबई पुलिस आयुक्त ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 311 के सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी के तहत बिना विभागीय जांच के उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया, लेकिन यहां पर 311 का सब क्लॉज 2 तो कह रहा है कि किसी लोक सेवक को उसके विरुद्ध आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाएगा, उसके बगैर उसको पद से नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं आर्टिकल 311 तहत संरक्षोपाय। तो 311 का उद्देश्य लोक सेवकों के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। ठीक है, जैसे
आपके कर्ण जो थे, कर्ण एक कवच धारण किए हुए थे ना, तभी इंद्र छल कपट से उनको उनके कवच को ले लिया, वरना उनको मार पाना असंभव था, उनका वध कर पाना असंभव था। तो उसी प्रकार जो आर्टिकल 311 है वह आप जैसे सिविल सेवक बनने वाले लोगों के लिए सुरक्षा कवच है। इसके अंतर्गत लोक सेवकों के लिए उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के दौरान उनको अपने पक्ष रखने हेतु अवसर दिए जाने का प्रावधान है, ताकि उनको मनमाने ढंग से सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अपवाद जानते हैं ना, अपवाद हर जगह विद्यमान है। तो आर्टिकल 311 का सब क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में इन सर्वोच्चोपाय के अपवाद हेतु भी प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाएगा, इस मामले में जांच करना युक्त रूप से साध्य नहीं है, जांच करना आवश्यक नहीं है, तुरंत निलंबित कर दो। तो ये आपका आर्टिकल 311 का सब क्लॉज 2 क्या सब क्लॉज भी कहता है। अपवाद क्या अनुच्छेद 311 का सब क्लॉज 2 के तहत की गई बर्खास्तगी को सरकारी कर्मचारी द्वारा चुनौती दी जा सकती है? एक प्रश्न उठेगा, यूपीएससी प्रश्न उठाएगा, वो कहेगा कि क्या आर्टिकल 311 के सब क्लॉज 2 के तहत की गई बर्खास्तगी को सरकारी कर्मचारी द्वारा चुनौती दी जा सकती है? आपको विकल्प दे देगा। तो यस, बिल्कुल हाँ, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि उसको चुनौती देना तो बिल्कुल संभव है। अगर वह अपराध नहीं किया है फिर भी उसको हटा दिया गया है, तो हाँ, इन प्रावधानों के तहत बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट या न्यायालयों में अपील कर सकते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में बिग बाजार के बगल कैट उपस्थित है, जहां पर मैं गया हूं टहलते टहलते। ठीक है, चलिए आइए अब आपका होमवर्क जान ले। अब व्हाट इज योर होमवर्क? आपका होमवर्क क्या है? तो कर लो यह होमवर्क, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 311 का सब क्लॉज 2 के बारे में, संविधान के तहत लोक सेवकों के लिए प्राप्त संरक्षोपाय, ये आप अपने स्मरण में रख लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर उसी जलवे के साथ चला जाए। ठीक है, आप उसी जलवे के साथ उपस्थित रहिए और प्लीज अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए। विचार एवं अभिव्यक्ति फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का दोस्तों आ गया है। फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का फंडामेंटल राइट सबसे फेवरेट टॉपिक है। जैसे आपका फेवरेट भोजन होता है, आपको अभी मिल जाए क्या? आपको अभी मिल जाए देहाती रसगुल्ला, तो आप क्या करेंगे? गपागप खाने लगेंगे। तो वैसे यूपीएससी भी नजर में रखे रहता है। कोई चर्चा फंडामेंटल राइट से आए तो मैं यूपीएससी जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको मैं दिखाता हूं। तो आइए, यह हमारे नजरों से नहीं बच सकता है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति संबंधी अपराधों को परिभाषित करने हेतु समिति, आइए चलते हैं। चूंकि भारतीय दंड संहिता आईपीसी में द्वेषपूर्ण भाषण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारे समाज में कई ऐसे धार्मिक व्यक्ति मौजूद हैं जिनका उद्देश्य है संप्रदायवाद राजनीति करना। वो ऐसे हेट स्पीच देते हैं जिससे समाज में दो धर्मों के बीच लड़ाई हो सके। तो भारतीय दंड संहिता में हेट स्पीच को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। अतः आपराधिक कानून सुधार समिति, कमेटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज द्वारा पहली बार इस तरह के भाषणों को परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या आप बताओ मुझे, क्या यह परिभाषित होना अत्यंत आवश्यक है कि नहीं? आप देखिए, कुछ ऐसे नेता होते हैं जो इतना हेट स्पीच देते हैं जिससे समाज में दो धर्मों के बीच एक संप्रदायवादी दंगे जन्म लेते हैं।
तो इस समिति द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश करने किए जाने की संभावना है। क्या हेट स्पीच को कहीं और परिभाषित किया गया है, यूपीएससी पूछ सकता है। तो हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा साइबर उत्पीड़न संबंधी मामलों पर जांच एजेंसियों के लिए एक मैनुअल प्रकाशित किया गया है, जिसमें हेट स्पीच को एक ऐसी भाषा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी पहचान या अन्य अभिलक्षणों जैसे कि यौन, अभिरुचि, विकलांगता, धर्म आदि के आधार पर बदनाम, अपमानित, धमकाया और लक्षित किया जाता है। तो आपका हेट स्पीच के अंतर्गत आएगा। ये आपको कौन परिभाषित किया? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा साइबर उत्पीड़न संबंधी मामलों पर जो जांच एजेंसी है उनके लिए एक मैनुअल प्रकाशित किया गया, जिसमें हेट स्पीच को एक ऐसी भाषा के रूप में परिभाषित किया गया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को, यह व्यक्ति है, मान लो यह महिला है और उसके यौन संबंधी, मतलब कि आप उसके आबरू से संबंधित कोई ऐसा गलत टिप्पणी कर रहे हैं जो कि महिला समाज के लिए एक गलत मैसेज जाएगा, तो वह हेट स्पीच के अंतर्गत आएगा। अभिरुचि, विकलांगता, धर्म, ये सब। चलिए आइए, एक मानक परिभाषा की आवश्यकता जरूर महसूस होती है। कानूनी तौर पर किसी भी हेट स्पीच अथवा अभद्र भाषा पर आपराधिक धाराओं को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब इसके द्वारा किसी प्रकार की हिंसा भड़कती है। हम क्यों हिंसा से पहले तैयार नहीं हो रहे? यह आवश्यकता होनी चाहिए ताकि यह ऐसी हिंसा हमारे समाज में जन्म न ले पाए। ऐसी हिंसा से दोस्तों कई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई पत्नियों के मांग का सिंदूर उजड़ जाता है, कई लोग जो हैं एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो यहां पर कानूनी तौर पर किसी भी हेट स्पीच अथवा अभद्र भाषा पर आपराधिक धाराओं को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब इसके द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा भड़कती है या कानून और व्यवस्था में बाधा पहुंचती है। चूंकि इसकी कोई उपयुक्त परिभाषा नहीं है, इसलिए केवल किसी की आलोचना करने को भी अभद्र भाषा या हेट स्पीच कह दिया जाता है। कोई किसी की आलोचना किया, वो भी एक हेट स्पीच के अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए इसकी एक मानक परिभाषा होनी चाहिए। आपराधिक कानून सुधार समिति के बारे में, तो वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय जो है द्वारा राज्यों, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स और विश्वविद्यालयों से आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन पर सुझाव मांगने के बाद वर्ष 1860 में बनाई गई आईपीसी और आपका सीआरपीसी की पूरी जांच करके ठीक करने का फैसला किया गया था। इसके बाद एक गठित की समिति द्वारा आईपीसी में सुधारों से संबंधित विषयों की एक विस्तृत जांच प्रक्रिया में है। इस समिति ने निर्णय लिया है कि आईपीसी में तदर्थ परिवर्तन किए जाने की बजाय सभी लंबित मुद्दे जैसे कि हेट स्पीच पर विश्वनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा सकती है और फिर आईपीसी में व्यापक परिवर्तन किए जा सकते हैं। आने वाले समय में यह दिखने को मिल सकता है। हेट स्पीच को जन्म देने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जो व्यक्ति है, ये जैसे व्यक्ति है, इसके द्वारा हेट स्पीच फैलाने का मुख्य कारण यह है कि वह अपने मस्तिष्क में बसी हुई रूढ़िवादी प्रथाओं में विश्वास करते हैं। अब मान लो 3 तलाक है। 3 तलाक यदि महिलाओं के उत्थान में बाधक है तो यह मानव के मस्तिष्क में एक रूढ़िवादी प्रथा का विश्वास के कारण यह विद्यमान है और इसको यह परिवर्तन करने में क्या करता है? एक ब्रेक का काम करता है। ऐसे केरल का सबरीमाला विवाद था जो खत्म हुआ। ऐसे समलैंगिक मुद्दा जो आपका LGBTQI, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, जिनको मिलाकर क्वेयर कहा जाता है, उनसे संबंधित मुद्दा। आखिरकार क्यों
LGBTQI वाले को आजादी नहीं मिलनी चाहिए? क्या वह मानव नहीं है? थर्ड जेंडर क्या मानव नहीं है? इनके लिए और भी चीजें परिवर्तित होने की आवश्यकता है। यह हमारे समाज के बीच में कोई भी हो सकता है, तो यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हेट स्पीच को फैलाने का मुख्य कारण यह है कि वे अपने मस्तिष्क में बसी हुई रूढ़िवादी प्रथाओं में विश्वास करते हैं और इन रूढ़ियों के कारण ये यह मानते हैं कि एक अन्य वर्ग या व्यक्तियों का समूह उनसे हीन है। जैसे पुरुष द्वारा महिलाओं का अपमान, वो पुरुष वर्ग सोचता है कि महिला जो है पुरुष की तुलना में हीन है। और आज के समय में महिलाओं से संबंधित भी कई मामले पुरुष को हीन की दृष्टि से निकलकर सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक में ही कमी है, कमियां हर एक पर्सन में हो सकती है। हमको उन कमियों पर ध्यान देना है, तो उसके लिए उनके बराबर अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं, वो इक्वल नहीं मानते। जैसे LGBTQI के लिए देखिए, 3 तलाक के लिए देखिए, केरल का सबरीमाला विवाद जो महिलाओं से संबंधित था, वो देखिए, ऐसे तमाम मौजूद है। तो शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के अधिकार की परवाह किए बिना किसी विशेष विचारधारा से चिपके रहने की जिद हेट स्पीच की आग को और भड़का देता है। आप जब तटस्थ हो जाते हैं, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह हेट स्पीच को और उग्र बनाता है। और हेट स्पीच जितना उग्र होगा उतना ही समाज को आगे ले जाने में एक बाधक का कार्य करेगा। समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमको एक शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का निर्माण करना है, जिसके पर्यावरण में सभी लोग खूब फले फूले और खूब अच्छे से खिलते हुए इस समाज में अपना योगदान दें। हेट स्पीच से लोकतंत्र के 2 प्रमुख सिद्धांतों को खतरा है। आपसे पूछ सकता है, हेट स्पीच से लोकतंत्र को क्यों खतरा है? आपको दे देगा कई विकल्प, आप उन विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करिए। कैसे करेंगे जब आप पढ़े ही नहीं है? तो ध्यान रखिए, सभी के लिए समान गरिमा की गारंटी। आपका इंडियन प्रेम्बल व्यक्ति को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार देता है। तो हम अपने रूढ़िवादी मानसिकताओं के कारण, रूढ़िवादी प्रथाओं के कारण, अपने मस्तिष्क में बसी हुई कुंठित विचारधारा के कारण हम क्यों उनके गरिमामय जीवन के बीच में एक रोड़ा का कार्य करें? तो सभी के लिए समान गरिमा की गारंटी, समावेशिता से सार्वजनिक भलाई, यह लोकतंत्र के 2 प्रमुख सिद्धांतों के लिए एक खतरा है। हेट स्पीच को चिन्हित करने हेतु आवश्यक मापदंड, भाषण की चरम सीमा। आप भाषण दीजिए, ठीक है, स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। उससे किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। उकसाना अथवा उत्तेजना पैदा करना, उससे भी एक मर्यादा होनी चाहिए। भाषण को लिखने वालों की सामाजिक स्थिति, भाषण से प्रभावित होने वाले पीड़ितों सामाजिक स्थिति, भाषण की क्षमता, भाषण का संदर्भ, ये चिन्हित करने हेतु आवश्यक मापदंड हैं। आइए दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज देख ले। चलिए इस पहलू से संबंधित कुछ दंडात्मक प्रावधान देख ले। तो आईपीसी की धारा स्मरण में रखना, 1453 ए, 153 का ए, 153 का बी के तहत 2 समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत फैलाने वाले कृत्यों को दंडित करने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 295 ए कहता है, जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादों से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए दंडित करने से संबंधित है। ये 295 का ए, ठीक है। आईपीसी की धारा 505 का 505 का सब क्लॉज 2, ये क्या कहता है कि विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न करने वाले सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को अपराध माना गया है। आप बस इतना याद करिए, 153 का ए, 153 का बी, 295 का ए और 505 का 1 सब क्लॉज 1, 505 का सब क्लॉज 2,
ये अपने स्मरण में रख लो कि यह कुछ हेट स्पीच से संबंधित है आईपीसी के, तो आपको याद रहेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत वाक स्वतंत्रता का अवैध उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन एक मर्यादा में। आरपीए की धारा 123 का सब क्लॉज 3 है और 125 के तहत चुनावों के संदर्भ में जाति, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसे भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के तहत शामिल किया गया है। आइए आपको अपने होमवर्क की ओर लेकर चल रहे हैं। सभी लोग तैयार हैं? मैंने आपको बताया था ना कि जब हम लोग क्लास 1 या 2 या 3 में पढ़ते थे, 2 या 3 में पढ़ते थे, हम लोगों को क्या मिलता था? हम लोगों को पहले तो क्लास में आचार्य जी जो नुनचा खटाई गुरुदेव जी थे, हम लोग चिढ़ाने के लिए बोलते थे, तो क्या होता था, पढ़ाते थे, फिर होमवर्क देते थे और हम लोग जाते थे घर। ठीक है, हम लोग लापरवाहियाँ करते थे और होमवर्क नहीं करते थे, तो यहाँ पर जब क्लासेस में जाते थे तो पिटाई होती थी, खूब पिटाई होती थी, लौचे लौचा मारते थे आचार्य जी साहब। अब जब हम लोग फिर घर जाते थे तो ये जो आचार्य जी थे ये बहुत शातिर थे, पहुंच जाते थे मम्मी पापा के पास और फिर उसके बाद क्या करते थे, शिकायत करते थे और फिर मम्मी पापा अमरूदों के पेड़ में बांध बांध के मारते थे। दोनों जगह पिटाई से बचने के लिए होमवर्क करते थे। तो यदि प्रीलिम्स एग्जाम निकालना है, यदि आपको अपने सपनों को पूरा करना है, यदि आपको अपने माता पिता को के कंधों का सहारा बनना है, यदि आपको इस राष्ट्र का कर्णधार बनना है, तो आपको होमवर्क करना होगा। क्या हेट स्पीच को आईपीसी के तहत परिभाषित किया गया है? जानिए। हेट स्पीच से संबंधित नियामक प्रावधान जानिए, पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में अपवाद क्या है? जानिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 क्या है? जानिए। हेट स्पीच से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के प्रासंगिक फैसले क्या है? उसको जानिए दोस्तों, और जानकर प्रीलिम्स एग्जाम को पास करके मुख्य परीक्षा में हमारे शरण में आइए, आपको एग्जाम निकलवाने की रणनीति बताते हैं। चलिए आगे। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। हम लोग करंट अफेयर धीरे धीरे खत्म करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते चल रहे हैं। सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक है? अच्छा है, ठीक है, मजबूत बनिए। चलिए, मद्रास हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। प्लीज दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है? थोड़ा जल ग्रहण कर लिया गया, आप लोग भी कुछ नाश्ता करते रहिए। चलिए, सभी लोग हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग सिर्फ एक कार्य करिए, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। सभी लोग शेयर कर दीजिए तुरंत। सभी लोग, ये मेरा आदेश समझिए या मेरा अनुग्रह समझिए। थोड़ा लाइव लर्नर ज़्यादा रहते हैं ना दोस्तों, अच्छा लगता है। तो अधिक से अधिक आप ग्रुप में कोई भी हो, सभी को शेयर करिए। अपने व्हाट्सएप के एक दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, सभी को शेयर करिए और बोलिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बस और कुछ नहीं। और वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दो, ठीक है? चलिए, संदर्भ मद्रास हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। आइए जानते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट है, उनके द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से अपील की गई। अपील में यह कहा गया कि मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव निकाय तथा इसके अधिकारियों को कोविड-19 महामारी की लहर के लिए जिम्मेदार बताया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? सभी लोग मुझे बताओ, इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं? एक बहुत बड़ा संक्रमण जो पूरे वर्ल्ड को हिला दिया, और दोस्तों उसमें
अपील में कहा गया है कि मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव निकाय तथा इसके अधिकारियों को कोविड-19 महामारी की लहर के लिए जिम्मेदार बताया गया। इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अदालत से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्टों के आधार पर निर्वाचन अधिकारियों के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज नहीं करने तथा कोई प्रतिरोधी कार्रवाई नहीं करने के लिए पुलिस को निर्देश देने का आग्रह किया। संबंधित प्रकरण हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा चुनाव निकाय तथा इसके अधिकारियों के खिलाफ कुछ मौखिक टिप्पणियां की गई थी, जिनमें अदालत ने इनके लिए कोविड-19 महामारी में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर यह भी बताया गया कि न्यायाधीशों ने संबंधित अधिकारियों पर हत्या के आरोप लगाए जाने को भी कहा था। इसके बाद निर्वाचन आयोग जो था उसने क्या काम किया, उसने चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों के संदर्भ में मीडिया द्वारा की जाने वाली रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु मद्रास हाईकोर्ट से एक आदेश जारी करने की मांग कर दिया। अब इसमें आवश्यकता मौखिक टिप्पणियों से चुनाव निकाय तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति आम जनमानस का विश्वास जो था प्रभावित या कम होगा। ठीक है, किसी एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किसी दूसरी संस्था के खिलाफ उसकी छवि को प्रभावी रूप से धूमिल करने वाले आरोप लगाए जाना कदापि उचित नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें बात हुई। अब भारतीय संविधान का आर्टिकल 136 जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपील के लिए हाईकोर्ट की विशेष इजाजत है। तो आर्टिकल 136 कहता है कि जो हाईकोर्ट है वह अपने विवेक के अनुसार, मान लो ये हाईकोर्ट है, ठीक है, ये हाईकोर्ट है, जैसे आपके मम्मी पापा हाईकोर्ट ही है और दादा दादी सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है, तो हाईकोर्ट है। अब ये अपने विवेक के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में, ये आपका इंडिया है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। और इसी का जो है खंड 1 क्या कहता है कि कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारणा, दंडादेश या आदेश पर लागू नहीं होगी। तो याद रखिएगा, प्रीलिम्स फैक्ट क्या है, विशेष अनुमति याचिका अर्थात कि स्पेशल लीव पिटीशन क्या है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर आपसे मैंने चर्चा किया और आपको इस पर प्रकाश डाला था। तो विशेष अनुमति याचिका जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना। आर्टिकल 136 आपका इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के बारे में पढ़ लेना, ये आपका होमवर्क है और अभी आपको होमवर्क से परिचित किया गया। मम्मी का डंडा जो है तैयार है, होमवर्क नहीं करोगे डंडे डंडे से पिटाई होगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। माता पिता को स्मरण करिए और उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए ताकि सभी चीज़ें आपको याद होता चले। पश्चिम बंगाल की रियल एस्टेट को विनियमित करने संबंधित कानून रद्द। आइए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम आपसे चर्चा कर दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर विशेष प्रकाश डाल दिया जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल का रियल एस्टेट को विनियमित करने संबंधी कानून रद्द। तो संदर्भ क्या है, हाई कोर्ट जो है पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट, उसने राज्य में भूमि भवन बिक्री व्यापार क्षेत्र को विनियमित करने वाले पश्चिम बंगाल के कानून को असंवैधानिक बताते हुए यह संविधान के अंतर्गत नहीं है उसको बताते हुए रद्द कर दिया। अब शीर्ष अदालत ने क्या कहा, उसने कहा कि यह राज्य का यह कानून केंद्र के रियल एस्टेट
विनियमन और विकास अधिनियम का अतिक्रमण कर रहा था। ठीक है, हाईकोर्ट जो है पश्चिम बंगाल का रियल एस्टेट को विनियमित करने संबंधी कानून को रद्द किया गया। पश्चिम बंगाल के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने यह चीज़ लिया था कानून। अब इसको हाईकोर्ट ने क्या काम किया, राज्य में भूमि वहन बिक्री व्यापार क्षेत्र को विनियमित करने वाले पश्चिम बंगाल के कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया। और इसमें क्या कहा कि शीर्ष अदालत ने क्या कहा था कि राज्य का यह जो कानून है, ठीक है, ये रियल एस्टेट वाला यह जो कानून है, यह कानून केंद्र के रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम का अतिक्रमण कर रहा था। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछ सकता है कि यह जो कानून था यह किसको, तो ये केंद्र के रियल एस्टेट। इसके अलावा आर्टिकल 142 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अदालत जो था उसने निर्देश दिया कि इस कानून के रद्द होने से इस फैसले की तारीख से पहले किए गए पंजीकरण, अनुशास्ति और अनुमति प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, ये आर्टिकल 142 है। हाईकोर्ट द्वारा इस कानून के रद्द करने का कारण क्या था, इस कारण को जान ले। तो जो शीर्ष अदालत है हम लोगों के देश का, उसने कहा कि पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट WBHIRA 2017 में जो लागू हुआ था, तो राज्य विधायिका ने समानांतर प्रशासन समेत अपना समानांतर कानून स्थापित करने का प्रयास किया। अदालत के अनुसार राज्य विधायिका ने संसद के विधायी अधिकार का अतिक्रमण किया है। संसद के जो विधायी अधिकार है उसका अतिक्रमण राज्य विधायिका ने किया है और 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आने वाले विषयों के दायरे में संसद द्वारा बनाए गए कानून का वर्चस्व होता है। आप लोगों को यह बिल्कुल पता होगा, सूची 3 होते हैं। एक संघ सूची जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य, समवर्ती सूची में सेंट्रल और स्टेट दोनों बनाता है। लेकिन स्मरण होगा आपको, समवर्ती सूची में एक चीज है कि इसमें केंद्र का वर्चस्व होता है। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए कानून का वर्चस्व होता है। तो संविधान के अंतर्गत प्रावधान, तो 1949 के भारतीय संविधान में आर्टिकल 254 के सब क्लॉज 1 के अनुसार यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो सभी लोग, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तैयार हो जाओ, पेन कलम लेके लिख डालो। यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध, क्या कोई भी, जैसे आपका वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश या आपका केरल या बिहार, कोई भी, तो हर जगह आपको यह पता है, हर जगह विधानसभाएं हैं जहां पर राज्य के प्रतिनिधि जनता के द्वारा पहुंचते हैं। तो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध, इसने कोई कानून बनाया, तो इसका कोई भी उपबंध जो सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के, जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम है, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, वह अप्रभावी होगी। ये ध्यान में रखना। और उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उसके विरोध की मात्रा तक शून्य हो। तो यह अपने स्मरण में रख लीजिए। प्रीलिम्स फैक्ट, होमवर्क। चलिए हम लोग होमवर्क करते हैं। आप लोग अब होमवर्क करिए आर्टिकल 142 के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत होमवर्क आप करवा रहे हो। ठीक है, चलिए, जितना पसीने बहाएंगे उतना आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। आपको पता है इस वक्त प्रीलिम्स कई बार जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको इस पीड़ा की अनुभूति होगी कि असफलता मिलने के बाद जब लोग ताने देते हैं ना, तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी चुभन होती है। हमको उससे बचना है।
आर्टिकल 142 के बारे में, आर्टिकल 254 के बारे में, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत के विषय केंद्रीय कानूनों के साथ असंगत राज्यों के कानून का परिणाम, ये आपको पढ़ना है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना। ये होमवर्क सभी लोग कर लेंगे ना? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ, ये होमवर्क आप सभी लोग कर लेंगे ना? चलिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, अब हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोगों को आनंद आ रहा है ना? चलिए सभी लोग कमेंट एक बार कर दीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। चलिए, दोषियों को उनके घरों में नज़रबंद करने पर विचार करें। हाईकोर्ट ने कहा दोषियों को उनके घरों में नज़रबंद करने पर विचार करें। क्या ऐसे कई मामले देखने को मिले जिसमें दोषियों को उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया गया? तो संदर्भ हाल ही में हाईकोर्ट ने विधायिका से जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ से बचने के लिए दोषियों को उनके घरों में नज़रबंद करने पर विचार करने के लिए कहा है। पृष्ठभूमि, कुछ समय पहले कार्यकर्ता है एक गौतम नवलखा, मुझे नवलखा मंगवा दे। चलिए, तो कुछ समय पहले कार्यकर्ता ऐसे ही कुछ नवलखा संबंधी गौतम जी हैं, उनके द्वारा हाईकोर्ट में वैधानिक जमानत, डिफॉल्ट जमानत याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क देते हुए कहा कि वह कई दिनों से घर में नज़रबंद है और इस आधार पर उन्हें वैधानिक जमानत दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत द्वारा सुनाया गया 206 पन्नों का फैसला इसी याचिका पर आधारित था। नज़रबंद मामलों पर विचार करने की आवश्यकता क्यों है, इसको जाना जाए। जेलों में बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इस भीड़ को बढ़ने से बचाने के लिए, ठीक है, जेलों में कैदियों के रहने की दर वर्ष 2019 में बढ़कर 118.5% हो गई। वर्ष 2019 में विचाराधीन कैदियों की संख्या 3,30,487 थी, जो कि कुल कैदियों की संख्या 69.05% है। बजट में एक बहुत बड़ी राशि जेलों के लिए निर्धारित की गई थी। ये आंकड़ा आप याद कर लो, जेलों बजट में एक बहुत बड़ी राशि जेलों के लिए, तो कितना आपका इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 36,818.1 करोड़। ठीक है, पीएम केयर्स आपके लिए अब नेक्स्ट करंट अफेयर, पीएम केयर्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए पीएम केयर्स के विषय में जानते हैं। संदर्भ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में वैक्सीन तथा ऑक्सीजन जनरेटर की तत्काल खरीद करने तथा पूरे देश के 738 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना करने हेतु पीएम केयर्स फंड का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, दायर एक याचिका में वैक्सीन तथा ऑक्सीजन जनरेटर की तत्काल खरीद करने तथा पूरे देश के 738 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना करने हेतु पीएम केयर्स फंड का उपयोग करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि सरकार को अपना पीएम केयर्स पर्स खोलकर आम लोगों को चिकित्सा देखभाल और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए। अब आपको ये करंट अफेयर की चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए, आपको मैं जितना जल्दी हो सकेगा धीरे धीरे करके पूरे करंट अफेयर ख़त्म करने वाला हूँ। आप लोग बस हमसे जुड़े रहिए और जल्दी से जल्दी पूरे करंट अफेयर को तैयार करते चलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट किया हूँ, और क्लास ख़त्म होने वाली है तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, भूलना मत।